अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीपीएस न्यू बुकनवाल। आज की इस वीडियो में हम ईस्ट मॉड्यूल 4 के यूनिट नंबर 4 का ओवरव्यू करेंगे और हम जानेंगे कि यूनिट नंबर 4 की ट्रेनिंग के दौरान हमने कौन सी अहम टर्म्स, पीडीएफ फाइल्स, टॉपिक्स या फिर एक्टिविटीज़ को सीखा था। तो यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 3 तक की ओवरव्यू वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड ऑलरेडी कर रखी हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो मॉड्यूल 4 के कुछ यूनिट्स थे, यानी कि जो एक इंट्रोडक्शन है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास 6 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 2 और 3 के अंदर हमने राइटिंग एक्टिविटीज़ और राइटिंग लेसन की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था, और यूनिट नंबर 4 जो है ये बेसिकली यूनिट नंबर 2 के साथ लिंक कर रहा है, यानी कि हाउ कैन आई मैनेज राइटिंग एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम। यूनिट नंबर 2 के अंदर हमने राइटिंग एक्टिविटीज़ की प्रिपरेशन के बारे में भी पढ़ा था, और अब यूनिट नंबर 4 के अंदर हम इन राइटिंग एक्टिविटीज़ की मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हमने तैयारी करना सीख लिया, अब इसको मैनेज किस तरह से करना है। फोकस एरियाज की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 फोकस एरियाज हैं, डिफरेंट इंटरेक्शन पैटर्न्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो जब आपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है, राइटिंग जो हमारा एक्टिविटी का लेसन होगा जो, तो उसके अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी उनके लिए डिफरेंट इंटरेक्शन पैटर्न्स होंगे। यानी कि हर एक्टिविटी के लिए एक ही पैटर्न जो है उसको हम लेकर के नहीं चलेंगे। तो दूसरा हमारे पास जो फोकस एरिया है, डिफरेंट रोल्स फॉर द टीचर टू मैनेज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आर राइटिंग एक्टिविटीज। तो राइटिंग एक्टिविटी के अंदर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, और उनमें से हर स्टेज को अगर आपने मैनेज करना है तो इसके लिए डिफरेंट रोल्स होंगे हर स्टेज के लिए। तो टीचर्स जो है किस तरह से उन रोल्स के साथ जो है उनका तारुफ होगा, ये दोनों बातें हमारे इस यूनिट नंबर 4 के अंदर फोकस में रखी गई हैं। तो अब हम जो है फोकस एरियाज के बाद जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 4 के लर्निंग आउटकम्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट यू विल बी एबल टू। तो यू से मुराद हम टीचर्स हैं जो कि ये ट्रेनिंग को कर रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास जो लर्निंग आउटकम है वो है मैनेज वेरियस स्टेजेस। तो अभी हमने फोकस एरिया में भी पीछे बात की थी कि जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उनके लिए डिफरेंट तरीके से जो है उनको मैनेज करना पड़ेगा। तो इन स्टेजेस की अगर बात कर ली जाए तो ये 3 हैं, प्री, वाइल एंड पोस्ट। ये क्या चीज़ है प्री, वाइल एंड पोस्ट, इसको हम आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे। तो ऑफ राइटिंग एक्टिविटीज़। तो राइटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कोई भी एक्टिविटी अगर हम लें तो उसके अंदर 3 स्टेजेस के अंदर उसको डिवाइड किया जाता है एक्टिविटी को, ताकि उसको मैनेज करने में आसानी हो। तो इसी मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम है, तो इसको हम आगे चल के मज़ीद जो है एलैबोरेट करेंगे। तो दूसरे लर्निंग आउटकम की बात करें तो अंडरस्टैंड what kind of collaboration is beneficial during a writing lesson and at what stages it should take place। तो दूसरा लर्निंग आउटकम हमारे कोलैबोरेशन के बारे में है कि किसी भी राइटिंग का जो लेसन होगा उसके अंदर कोलैबोरेशन की क्या अहमियत होती है, और इसकी ये किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है किसी भी राइटिंग लेसन के दौरान। तो इसके अंदर जो इसकी भी जो स्टेजेस होंगी इसको भी हम आगे चल के देखेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे। तो यूज़ अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटी फॉर्मेट्स टू डेवलप स्टूडेंट्स रिटर्न वर्क। तो स्टूडेंट्स जो उनका वर्क होगा रिटर्न, उसको अगर आपने डेवलप करना है तो उसके अंदर भी हम जो एक्टिविटीज़ की वैरायटी होती है उसको इस्तेमाल करेंगे। ये भी जो है इसी यूनिट नंबर 4 के अंदर हम सीख चुके हैं। आगे चल के जो मज़ीद एक्टिविटीज़ हम अभी देखेंगे तो उसके अंदर ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास लर्निंग आउटकम है अंडरस्टैंड द रेंज ऑफ ऑडियंसेस स्टूडेंट्स कैन राइट फॉर एंड हाउ टू राइट फॉर एन ऑडियंस। तो मतलब ये है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं जमात के अंदर एज अ जो प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स हैं, तो उनके अंदर वो हमारे ऑडियंस हैं और उनकी एक रेंज होती है, उनका माइंड लेवल डिफरेंट हो सकता है, उनकी जो ग्रेड है वो डिफरेंट हो सकता है। हम जिस तरह से ग्रेड 5 के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं या पढ़ा सकते हैं, उसी तरह से हम ग्रेड 2 या छोटे ग्रेड जो हैं 3 उनको जो है नहीं पढ़ा सकते। इसी तरह क्लास के अंदर हमने बच्चों का माइंड लेवल देखना है कि उनकी वोकेबलरी की कलेक्शन कितनी है, ग्रामर से रिलेटेड उनके कॉन्सेप्ट्स किस तरह से क्लियर हैं। तो ये सारी बातें जो हैं रेंज के अंदर आएंगी। उनके जो ऑडियंसेस की हमारी रेंज है। तो जब हम रेंज को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि उनके लिए किस तरह से राइटिंग लेसन
अरेंज करना है। तो ये हमने छोटा सा एक तारुफ देखा लर्निंग आउटकम्स का। अब हम जो है मूव करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स, पीडीएफ फाइल्स, एक्टिविटीज़ या हर वो चीज़ जो हमने यूनिट नंबर 4 के अंदर की और उसको डिस्कस करना ज़रूरी था। तो सबसे पहले 2 बातें हैं हमारे पास, उसके बाद हम अपनी पीडीएफ फाइल्स की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कि जब हम किसी राइटिंग प्रोसेस को प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट स्टेज यानी कि इन 3 स्टेजेस के अंदर किसी राइटिंग प्रोसेस को डिवाइड करते हैं, तो जो हमारी राइटिंग एक्टिविटी होती है, जो कि हमने बच्चों को असाइन की होती है, उसको मैनेज करना, उसके डिफरेंट हिस्सों को मैनेज करना बच्चों के लिए आसान हो जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं किसी ख़ास या किसी ख़ास नुक्ते पर, किसी ख़ास मसले पर स्टक नहीं हो पाते। इसके अलावा इन 3 स्टेजेस से बच्चों के अंदर जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ करना, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज़ करना, उनको डेवलप करना आसान हो जाता है। इनको डिटेल से हम स्टेजेस को आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक मज़ीद टर्म है कोलैबोरेटिव राइटिंग की। तो कोलैबोरेटिव राइटिंग का जो है हमारे पास क्या बेनिफिट है किसी भी राइटिंग लेसन के अंदर, उसको भी हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब मिलकर काम करते हैं किसी खास मकसद के हसूल के लिए, उसको कोलैबोरेशन कहते हैं। और इसी तरह कोलैबोरेटिव राइटिंग जो है एक पावरफुल टूल है एनहांसिंग क्रिएटिविटी के लिए। बच्चों की क्रिएटिविटी को अगर आपने इनहेंस करना है तो कोलैबोरेटिव राइटिंग इस सिलसिले में हमारी मदद करती है। इसके अलावा ये है लोगों को मोटिवेट करती है, यानी कि जो हमारे लर्नर्स हैं कि वो बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकें। थिंकिंग एंड वर्क इम्प्रूव्स व्हेन द ग्रुप मेंबर्स शेयर देयर आइडियाज़। तो जो बच्चों की थिंकिंग है और उनका जो काम का मय्यार है वो भी बेहतर होता है, उसकी क्वालिटी भी बेहतर होती है। तो ये हमारे पास कोलैबोरेटिव राइटिंग है, यानी कि कोलैबोरेशन का राइटिंग के अंदर क्या किरदार है। नेक्स्ट हमारे पास एक टीचर का वे ऑफ टीचिंग राइटिंग और उससे रिलेटेड जो चैलेंजेस पेश आ सकती हैं, वो एक डेमो पेश किया गया। इसमें एक तस्वराती टीचर है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इसके अंदर बेसिकली हुआ ये है कि जो टीचर है वो हमसे ये कह रहा है कि जब मैंने अपने बच्चों को एक राइटिंग का टास्क देना है और राइटिंग का टास्क जो है यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है, यानी कि एक पैराग्राफ की राइटिंग, यानी कि बच्चों को अगर आपने एक पैराग्राफ लिखने को कहना है तो इस टीचर के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों से बोलेंगे कि आप अपनी किताब का एक सफ़ा ओपन करें और उस सफ़े के ऊपर जो एक पैराग्राफ है जो कि आपने पहले से जो है प्लान कर रखा होगा, वो बच्चों के सामने पेश करेंगे कि वो इस पैराग्राफ को रीड करें। ठीक है, इट कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ देयर लेसन। तो आपने जो कोई भी लेसन है उससे आप ये पैराग्राफ पिक कर सकते हैं। आगे है हमारे पास कि लुक फॉर द वे पंक्चुएशन इज यूज्ड। अब इसके बाद जो है बच्चों का आप बोलेंगे कि इसके अंदर जो पंक्चुएशन यूज़ की गई है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन, फुल स्टॉप कहाँ पर आया है, ये सारी बातें, और कैपिटलाइजेशन, ये सारी बातें जो है आप बच्चों से बोलेंगे कि वो इस पैराग्राफ के अंदर ध्यान से देख लें। इसके बाद कंसिडर द सेंटेंस स्ट्रक्चर, सी हाउ द पैराग्राफ स्टार्ट्स, डेवलप्स एंड एंड्स। तो मतलब कोई भी बात हो उसकी एक स्टार्टिंग होती है, इसके बाद उसके इन बिटवीन जो कंटेंट होते हैं और एंडिंग भी एक खास अंदाज से होती है, जो और जो बातें एंड के अंदर होती हैं वो स्टार्ट में नहीं होती। ये सारी बातें आप बच्चों को जो है नोट करने को कहेंगे कि वो इस पैराग्राफ में नोट करें कि किस तरह से इस पैराग्राफ को डेवलप किया गया है। सेकंड है देन आई असाइन अ टॉपिक टू द होल क्लास एंड दे राइट अ पैराग्राफ फॉलोइंग द एग्जांपल दे हैव जस्ट स्टडीड। तो बच्चे जो हैं इसके बाद एक पैराग्राफ खुद से लिखते हैं, एग्जांपल उन्होंने कौन सी देखी होती है, टेक्स्ट बुक की। आई गिव देम अ टाइम, जो है टाइम फ्रेम है 15 से 20 मिनट का, उनको बच्चों को टाइम फ्रेम दिया जाता है ताकि वो अपने इस टास्क को मुकम्मल करें। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एक डेमो था, एक हिंट था कि अगर आप इस तरह से बच्चों को कोई पैराग्राफ लिखवाना चाह रहे हैं तो आप उनको एक डेमो के तौर पर, मिसाल के तौर पर उनकी टेक्स्ट बुक से एक पैराग्राफ पेश करें। मिसाल के तौर पर अगर आप नेचर के फ़वाइद के बारे में बच्चों से डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो नेचर से रिलेटेड अगर इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर किसी भी लेसन के अंदर कोई पैराग्राफ मौजूद है, कोई माइंड मैप दिया गया है, कोई पिक्चर्स की कलेक्शन दी गई है, तो आप बच्चों को सामने वो पैराग्राफ पेश करें और इसके बाद बच्चों को खुद से एक पैराग्राफ जनरेट करने को कहें। तो ये तो बात होगी एक तरफ। अब इसके अंदर चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, तो सबसे पहले लर्नर्स एक्वायर वेरी लिटिल न्यू वोकैबुलरी। तो लर्नर्स के पास जो है वोकैबुलरी जो है वो बहुत कम होगी। दे वांट टू हैव अ वेल रिटन पैराग्राफ दे कैन कॉपी एंड मेमोराइज फॉर एग्जाम। तो ये पैराग्राफ जो है बहुत बड़ा हो जाएगा जिसको उनको जुबानी याद करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। दे हार्डली थिंक ऑफ एनी आइडियाज टू राइट अबाउट। तो ये जो है जिसके अंदर टीचर का किरदार बहुत कम होगा, बल्कि बच्चे खुद से जब एक पैराग्राफ को देखेंगे अपनी टेक्स्ट बुक से, तो उसी से हेल्प लेके बच्चे जब खुद से एक पैराग्राफ जनरेट करने लगेंगे तो हार्डली थिंक ऑफ एनी आइडियाज। तो ये ऐन मुमकिन है कि बच्चे मुश्किल से ही इस काम को सरअंजाम दे सकें।
तो ये हमारे पास एक आम सा एक तासुर था, एक मिसाल थी, एक डेमो था, एक माइंड मैप था कि टीचर्स अगर इस तरह से करें तो उनको इस तरह से चैलेंजेस भी दरपेश आ सकते हैं। इसके अंदर एक प्रॉब्लम भी पेश की गई और उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी पेश किया गया। लेकिन इस प्रॉब्लम और इसके सॉल्यूशन को जब हम सॉल्व करेंगे अपनी रियल टाइम क्लासरूम के अंदर एक्टिविटी के दौरान, तो इसके दौरान हमें जो चैलेंजेस पेश आ सकते हैं वो भी बताए गए, ताकि हम इन चैलेंजेस को जो है एक बार रीड करके फिर प्रॉपर्ली प्लान कर सकें। तो ये हमारे पास एक्टिविटी थी। जल्दी से हम आगे मूव करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट अप्रोच टू राइटिंग। तो बेसिकली देयर आर सेवरल वेज टू अप्रोच राइटिंग इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर आपने एक राइटिंग करवानी है तो उसके अंदर बहुत से वेज हो सकते हैं। ये जो है हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि जो वेज होंगे किसी भी राइटिंग एक्टिविटी के लिए वो हर बार सही ही हों। तो आपने जो है हर एक्टिविटी के लिए जो है डिफरेंट वेज को जो है चूज़ करना होता है। इसके लिए आपको पहले से जो है ज़हनी तौर पर तैयार रहना पड़ता है। तो हम 2 अप्रोचेस को सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट अप्रोच। और प्रोडक्ट अप्रोच जो है एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसके अंदर हम एक मॉडल बच्चों को दिखा देते हैं और फिर जो है बच्चे उसी मॉडल को कॉपी करते हुए अपना कंटेंट जनरेट करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने बच्चों को लिखवाया कि आपने एक चचा जान को खत लिखना है जिसमें उन्होंने घड़ी दी और आपने शुक्रिया अदा करना है। तो इसी तरह एक हमने मॉडल बच्चों के सामने पेश कर दिया स्टार्ट से लेकर एंड तक, और फिर बच्चों से बोला कि अब आपने अपने चचा जान को दावत देनी है सालगिरह पर आने के लिए, तो आपने इसी मॉडल से हेल्प लेनी है। इस तरह की जो अप्रोच होगी वो प्रोडक्ट अप्रोच होगी। दूसरी अप्रोच होती है प्रोसेस अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है कि जो क्लासरूम की एक्टिविटीज़ हैं वो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, ग्रुप डिस्कशंस हो गई, और ये सारी बातें जो हैं इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है। तो दिस अप्रोच फोकसेस मोर ऑन वेरिड क्लासरूम एक्टिविटीज़ दैट प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। तो प्रोडक्ट के अंदर हम एक मॉडल पेश कर देते हैं और उस मॉडल को जस्ट जो है स्टूडेंट्स कॉपी कर लेते हैं। प्रोसेस अप्रोच के अंदर एक्टिविटीज़ को हम शामिल करते हैं और इस अप्रोच के अंदर बच्चों की जो राइटिंग एक्टिविटी है उसको शुरू करने से पहले हम बच्चों की ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं, और इस एक्टिविटी के दौरान हम ग्रुप डिस्कशंस को भी अलाउ करते हैं, और जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट है लैंग्वेज की उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोडक्ट अप्रोच भी अपनी जगह अहम है, प्रोसेस अप्रोच भी अपनी जगह अहम है। हर बार ये दोनों अप्रोचेस जो हैं किसी खास एक्टिविटी के लिए जो है सूटेबल नहीं भी हो सकती और हो भी सकती हैं। अगर किसी जगह पे प्रोडक्ट अप्रोच कामयाब नहीं है तो आप वहाँ पे प्रोसेस अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह वाइस वर्सा जो है हमारा काम होगा। नीचे हम एक मॉडल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट अप्रोच का मॉडल देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास बच्चों को हमने, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि एक खत लिखने के लिए कहना है, तो मॉडल टेक्स्ट आर रीड and then features of the genre are highlighted. For example, the importance of the language used to write formal letters. तो ये हमने जो है सबसे पहले बच्चों को एक तारुफ करवा देना है कि हमारा जो है मॉडल क्या होगा। स्टेज 2 इसके अंदर होती है प्रोडक्ट अप्रोच के अंदर के इंक्लूड्स कंट्रोल्ड प्रैक्टिस ऑफ द हाईलाइटेड फीचर्स। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिसिंग द स्ट्रक्चर। तो जो हाईलाइटिंग फीचर्स है ना, आपने उनकी जो है एक बार बच्चों को प्रैक्टिस करा देनी है। मिसाल के तौर पे आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू वुड। तो आपने बच्चों को बताया कि अगर आप खत लिख रहे हैं तो इसके अंदर आपका लहजा जो है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू वुड। तो आगे आप अपने दोस्त को दावत दे रहे हैं, आप जो है अपने चचा जान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, या आप अपने अब्बा जान से उस खत के अंदर जो है कुछ मनी की डिमांड कर रहे हैं फॉर योर हॉस्टल फी। तो इस तरह से आपका लहजा होना चाहिए। तो स्टेज 1 के अंदर जो है हमने मॉडल पेश किया, स्टेज 2 के अंदर उसके जो हाईलाइटेड फीचर्स थे वो हमने शो किए। स्टेज 3 आ जाती है हमारे पास कि इसके अंदर जो आइडियाज़ हमने बच्चों के सामने एक उसका माइंड मैप बना दिया था, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। यानी कि जो आइडियाज़ तो बच्चों को हमने दे दिए, अब ये ना हो कि हम बच्चों से मिसाल के तौर पे आप खत लिख रहे हैं अपने चचा जान को घड़ी के तोहफे का शुक्रिया अदा करने के लिए, या आप मिसाल के तौर पर अपनी सालगिरह पर दावत देने के लिए, तो आप शुरू में ही ये कह दें कि चचा जान मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगर आप जो है आप हमारे किसी भी फंक्शन में तशरीफ़ लाएँ, और फिर आप कहें कि अच्छा जी मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मेरी सालगिरह है तो आप जो है मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। तो ये एक मिसाल है कि आइडियाज़ तो आपके पास जनरेट हो गए, लेकिन उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो तरतीब है वो ज़्यादा अहमियत रखती है आइडियाज़ से। तो स्टेज 4 होती है स्टूडेंट्स चूज फ्रॉम अ नंबर ऑफ कंपेयर्ड राइटिंग टास्क। इंडिविजुअली दे यूज द स्किल स्ट्रक्चर्स एंड वोकेबलरी दे हैव बीन टॉट टू प्रोड्यूस देयर टेक्स्ट। तो आखिरी स्टेज है, इसके अंदर
एक नंबर ऑफ जो कंपेरेबल राइटिंग टास्क होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं, उनको देख के बच्चे जो है खुद से फिर अपना काम जो है जनरेट करते हैं। तो ये प्रोडक्ट अप्रोच की कुछ स्टेजेस थी, उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। प्रोसेस अप्रोच के अंदर जो हमारे पास पहली स्टेज होती है, उसके अंदर जो लर्नर्स होते हैं वो अपने आइडियाज़ को जनरेट करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग से और डिस्कशन से, यानी कि वो ग्रुप डिस्कशन करते हैं, उनकी टीचर्स की तरफ से ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है और फिर वो अपनी आइडियाज़ की खुद क्रिएटिविटी करते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट स्टेज का हमारे पास इंट्रोडक्शन है। स्टेज 2 के अंदर हमारे पास लर्नर्स ऑर्गेनाइज आइडियाज़ इनटू अ माइंड मैप डेवलपिंग कनेक्शन बिटवीन देम। अगर आप बच्चों को एक ऐसे या एक स्टोरी लिखने के लिए कह रहे हैं, तो आप जो है बोर्ड के ऊपर एक पिक्चर्स की कलेक्शन पेस्ट पेस्ट कर सकते हैं, वोकैबुलरी पेस्ट कर सकते हैं जो कि उसके अंदर यूज़ होगी। इस तरह से बच्चों का एक माइंड मैप जो है वो तश्कील पाता है, जिसको लेकर के बच्चे अपना आगे मूव करते हैं। स्टेज 3 हमारे पास स्टूडेंट्स राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट, यानी कि बच्चे जो है ग्रुप्स या पेयर की शक्ल में एक मसवदा जो है तैयार करते हैं, एक जो कि हतमी नहीं होता, यानी कि स्टूडेंट्स राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट इन पेयर्स और ग्रुप्स। पेयर्स की शक्ल में यानी कि 2 का जोड़ा भी हो सकता है और ग्रुप्स 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स भी पेयर बना सकते हैं। तो ड्राफ्ट्स आर एक्सचेंज स्टूडेंट्स। तो जब बच्चे ड्राफ्ट जो है उसको बना लेते हैं, तो बच्चे एक दूसरे के साथ इस ड्राफ्ट को जो है एक्सचेंज करते हैं और इस एक्सचेंज करने के बाद हमारे पास आखिरी स्टेज आ जाती है, स्टेज 5। आ फाइनल ड्राफ्ट इज रिटन बेस्ड ऑन द पीयर फीडबैक। तो बच्चों जो एक साथियों का जो फीडबैक होता है उसकी मदद से जो है अपने मसवदे को हतमी शक्ल देते हैं। तो ये हमारे पास स्टेज नंबर 5 थी प्रोसेस अप्रोच की। उम्मीद है आपको ये दोनों जो अप्रोचेज हैं वो अंडरस्टैंड हो गई होंगी। नेक्स्ट हम जब मूव करते हैं तो हमारे पास जो आगाज़ में हमने फोकस एरियाज़ या लर्निंग आउटकम्स में देखा था, प्री राइटिंग, वाइल राइटिंग और पोस्ट राइटिंग की जो स्टेजेस हैं उनको अब हम जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं। उम्मीद है इसके बाद जो है आपका इन तीनों टर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। प्री राइटिंग के अंदर टीचर जो है बच्चों की जो लर्नर्स की जो क्रिएटिविटी है उसको स्टिमुलेट करता है, बच्चों को तैयार करता है ज़हनी तौर पर, जो वो काम करने जा रहे हैं, राइटिंग टॉपिक जो उनका होगा वो ज़हनी तौर पर उनको तैयार करता है कि वो बच्चे उसके बारे में सोचें। जो प्री राइटिंग होती है इसके अंदर आइडियाज़ का फ्लो होता है, बच्चे एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं और टीचर जो है बच्चों को इसमें मज़ीद बेहतरी लाने के लिए एडवाइसेस भी देते हैं। तो ये प्री राइटिंग का एक छोटा सा तारुफ है। अब प्री राइटिंग को मज़ीद हम समझेंगे, इसकी कुछ सब हेडिंग्स होती हैं। प्री राइटिंग के अंदर सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग आ जाती है। लर्नर्स कैन डू दिस इन ग्रुप्स टू प्रोड्यूस आइडियाज़। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि जो उनको राइटिंग का टास्क दिया जाने लगा है उसके बारे में आइडियाज़ को जो है बच्चे प्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे के साथ अब ग्रुप्स की शक्ल में शेयरिंग करके। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद प्लानिंग आ जाती है। स्टूडेंट्स मेक एंड डिस्कस राइटिंग प्लान्स इन ग्रुप्स बिफोर राइटिंग स्टार्ट। तो राइटिंग शुरू होने से पहले बच्चों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद प्लानिंग, यानी कि जो आइडियाज़ उन्होंने इकट्ठे किए हैं उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। प्लानिंग के बाद जनरेटिंग आइडियाज़ का कॉन्सेप्ट है। लर्नर्स राइट क्विकली अबाउट द सब्जेक्ट इन 6 डिफरेंट वेज। तो जनरेटिंग आइडियाज़ की बात करें तो 6 डिफरेंट वेज हैं। स्टूडेंट जो है वो डिस्क्राइब इट, कंपेयर इट, एसोसिएट इट, एनालाइज इट, अप्लाई इट और जो है आर्गू फॉर और अगेंस्ट इट। बच्चे जो है एक दूसरे के साथ बहस मुबासा करते हैं उस आइडिया जो उन्होंने जनरेट किया होता है उसके हक में या उसकी मुखालिफत में। क्वेश्चनिंग होती है। इन ग्रुप्स लर्नर्स आस्क एंड डिस्कस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। और लास्ट में जो है अगर हम अपनी प्री राइटिंग स्टेज की बात करें तो डिस्कशन एंड डिबेट का भी कॉन्सेप्ट मौजूद है। द टीचर हेल्प्स लर्नर्स विद टॉपिक्स हेल्पिंग देम डेवलप आइडियाज इन अ पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग वे। तो यानी कि जब प्री राइटिंग की हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर जो है बच्चे ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। उसके बाद बच्चे जो है प्लानिंग करते हैं ग्रुप्स की शक्ल में और ग्रुप्स की शक्ल में प्लानिंग के बाद जो है वो बच्चे आइडियाज़ को जनरेट करते हैं। आइडियाज़ को जब जनरेट करते हैं तो उसके अंदर 6 डिफरेंट वेज होते हैं। डिस्क्राइब, कंपेयर, एसोसिएट, एनालाइज, अप्लाई या हक में और या मुखालफत में आर्गूमेंट्स। लास्ट में बच्चे क्वेश्चनिंग करते हैं और जनरेटिंग आइडियाज़ के बाद और फिर जो है डिस्कशन एंड डिबेट की बात आ जाती है, जिसके अंदर टीचर जो है बच्चों से पूछता है कि भाई वो अपने जो टास्क है उसके अंदर किस हद तक पहुँचे हैं और टीचर जो है फ्रूटफुल एडवाइसेस बच्चों को देता है। तो प्री राइटिंग के बाद हमारे पास वाइल राइटिंग की स्टेज है। वाइल राइटिंग की स्टेज में बच्चों ने जो कुछ प्लानिंग की है अब उसको परफॉर्म करने की तरफ मूव करते हैं। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज लर्नर्स राइट विदाउट मच अटेंशन टू द एक्यूरेसी और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर वर्क। तो प्री राइटिंग के बाद वाइल राइटिंग की जो स्टेज होती है इसके अंदर बेसिकली जो
फोकस होता है वो आइडियाज़ पे होता है। जो लर्नर्स होते हैं वो बस लिखना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा तवज्जो नहीं देते एक्यूरेसी की तरफ या उनका जो वर्क है उसकी तरतीब की तरफ। तो व्हाइल राइटिंग स्टेज के अंदर भी हमारे पास कुछ सब हेडिंग्स हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है फास्ट राइटिंग का। यहाँ फास्ट राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे के साथ मुकाबलाबाजी चल रही है जमात के अंदर कि कौन पहले टास्क को मुकम्मल करता है। फास्ट राइटिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लर्नर्स राइट एज क्विकली एज पॉसिबल ऑन अ टॉपिक फॉर 5 to 10 मिनट्स विदाउट वरिंग अबाउट करेक्ट लैंग्वेज और पंक्चुएशन। बच्चे इस तरफ नहीं ध्यान देते कि उनकी लैंग्वेज ठीक थी, उन्होंने पंक्चुएशन ठीक की है, बल्कि उसको टास्क को मुकम्मल करते हैं। मुकाबलाबाजी किसी से नहीं है, लेकिन बच्चे जो है खुद से जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस को जो टास्क है उसको लिखने की कोशिश करते हैं। चेंजिंग व्यू पॉइंट दूसरा पॉइंट है हमारे पास। डिफरेंट लर्नर्स चूज डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू फॉर अ रोल प्ले और स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी एंड थिंक अबाउट डिस्कस व्हाट दिस कैरेक्टर वुड राइट इन अ डायरी एटसेट्रा। तो दूसरे के अंदर चेंजिंग व्यू पॉइंट होगा जिसके अंदर जो है रोल प्ले हो जाए या कोई भी स्टोरी टेलिंग की एक्टिविटी हो जाए, डिफरेंट जो लर्नर्स होते हैं वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जो है डील करते हैं। तो व्हाइल राइटिंग जैसे कि राइटिंग के दौरान की बात हो रही है, तो इसके बाद जब हम इसकी सब हेडिंग्स की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले फास्ट राइटिंग, उसके बाद चेंजिंग व्यू पॉइंट और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है वेरिंग फॉर्म। फॉर दिस एक्टिविटी डिफरेंट टेक्स्ट टाइप्स आर सिलेक्टेड। तो टेक्स्ट की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद हमारे पास ग्रुप कंपोजिशंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। दिस कोलैबोरेटिव राइटिंग दैट इज इन द ग्रुप्स इज इंपॉर्टेंट एज इट इन्वॉल्व्स अदर स्किल्स स्पीकिंग इन पर्टिकुलर। तो ये हमारे पास वाइल राइटिंग की स्टेज थी। वाइल राइटिंग स्टेज में हमने जो है यानी कि राइटिंग के दौरान जो ब्रेन स्टॉर्मिंग और जो भी बातें थी प्री राइटिंग स्टेज के अंदर जो आइडियाज़ जनरेट हुए राइटिंग वाइल राइटिंग के अंदर उसको स्टूडेंट्स जो है विदाउट जो है वरिंग अबाउट देयर पंक्चुएशन एरर्स, बच्चे जो है इसको लिखना शुरू कर देते हैं और एज क्विक एज पॉसिबल जो है अपना टास्क मुकम्मल करते हैं। और इस टास्क को मुकम्मल करने के दौरान वो जो कुछ बातों का ख्याल रखते हैं जिनको हमने अभी डिस्कस किया। और वाइल राइटिंग स्टेज के बाद हमारे पास लास्ट स्टेज आ जाती है पोस्ट राइटिंग की। तो पोस्ट राइटिंग स्टेज की जो बात करें तो ये हमारे पास आखिरी स्टेज होती है जिसके बाद फाइनल ड्राफ्ट जो है जनरेट हो जाता है। तो अभी पोस्ट राइटिंग से पहले हमारे पास वाइल राइटिंग की एक लास्ट हेडिंग भी है ऑर्डरिंग की। लर्नर्स टेक द नोट्स रिटन इन वन ऑफ द प्री राइटिंग एक्टिविटीज above the organize them what would come first why where is it is good to tell them to start with। यानी कि इसके अंदर बच्चे जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा जो पार्ट है वो किस जगह पर आएगा। जो उन्होंने आइडियाज़ जनरेट किए थे उन आइडियाज़ में से कौन सा हिस्सा, अगर वो एक कहानी लिख रहे हैं, कौन सा हिस्सा उनकी उस कहानी के लास्ट में आएगा, कौन सा हिस्सा उसके शुरू में आएगा। तो इस ऑर्डरिंग के अंदर ये बातों का वो ध्यान रखते हैं। तो लास्ट में पोस्ट राइटिंग है हमारे पास evaluating, structuring and editing. Now the writing is adapted to a readership. Students should focus more on form and on producing a finished piece of work. सबसे पहले बच्चों ने आइडियाज़ को जनरेट किया था। वाइल राइटिंग के अंदर बच्चों ने विदाउट नोटिसिंग एनी एरर उन आइडियाज़ को कंबाइन किया था। और पोस्ट राइटिंग के अंदर बच्चे जो है जो फाइनल पीस ऑफ वर्क है उसको जो है उसकी शक्ल जो है वो फाइनल करते हैं, उसको अपने वर्क को जो है एज अ पब्लिश के काबिल बनाते हैं। तो पोस्ट राइटिंग के अंदर सबसे पहले हमारे पास सेल्फ एडिटिंग आ जाती है। लर्नर्स एवेलुएट देयर लैंग्वेज बाय चेकिंग देयर ओन टेक्स्ट। तो लर्नर्स जो है सबसे पहले अपने काम को खुद ही चेक करते हैं, उसके अंदर एरर्स को देखते हैं। इन दिस वे दे कैन बिकम बेटर राइटर्स। तो बच्चे जब खुद से अपने एरर्स को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो बेटर राइटर्स बन जाते हैं। पेयर एडिटिंग आ जाती है इसके बाद एंड प्रूफ रीडिंग टेक्स्ट आर एक्सचेंज एंड द एवेलुएशन इज डन बाय अदर लर्नर्स। तो क्लास में जो ग्रुपिंग की शक्ल में जब ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई थी उसी ग्रुपिंग के अंदर जो है बच्चे एक दूसरे के साथ अपना काम शेयर करते हैं और हर बच्चा जो है उसको एक नज़र से देखता है, उसको एडिट करता है, उसके अंदर जो एरर्स हैं उनकी निशानदही करता है। तो कंसंट्रेटिंग ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यूँ पोस्ट राइटिंग के अंदर भी सेल्फ एडिटिंग के बाद पीयर एडिटिंग होती है। बच्चा पहले खुद से देखता है और फिर अपने जो दोस्त होते हैं, ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं, उनके साथ डिस्कस करता है। और यूँ हमारे पास राइटिंग की जो 3 स्टेजेस थी उनका कॉन्सेप्ट हमने सीखा, यानी कि प्री राइटिंग, वाइल राइटिंग और पोस्ट राइटिंग। उम्मीद है आपको इन तीनों स्टेजेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और मज़ीद के लिए आप इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके चेकआउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स एंड स्टेजेस ऑफ कोलैबोरेटिव राइटिंग। जो राइटिंग के अंदर ताउन होता है उसकी टाइप्स कैसी होती हैं और उसकी स्टेजेस क्या होती हैं, अब हम ये जानेंगे। तो जो लर्नर्स होते हैं वो जो कोलैबोरेट जब आपस में करते हैं तो सबसे पहले या तो वो पेयर्स की शक्ल में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, जिसके अंदर दो स्टूडेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। और यहाँ पर अगर हम कोलैबोरेशन की बात करें तो वो ग्रुप्स की शक्ल में भी हो सकती है, जिसमें दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं। तो ये कोलैबोरेशन की टाइप्स हैं और इसकी टाइप्स के बाद हम इसकी स्टेजेस को भी डिस्कस करेंगे। कुछ टाइप्स के अंदर हमारे पास दो ही बातें हैं, या तो पेयर्स की शक्ल में कोलैबोरेशन हो सकती है, यहाँ पे ग्रुप्स की शक्ल में। टीचर कोलैबोरेटिंग विद लर्नर्स इन ग्रुप्स। तो तीसरी इसकी एक टाइप आ जाती है कि जब बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं तो टीचर भी उसके अंदर शामिल हो जाता है। तो इस तरह ये तीन तरह से कोलैबोरेशन जो है वो तश्कील हो सकती है। या तो बच्चे दो पेयर्स की शक्ल में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, या फिर बच्चे आपस में ही दो से ज़्यादा ग्रुप्स की शक्ल में जब कोलैबोरेट करते हैं तो दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। और थर्ड नंबर पर आ जाता है कि टीचर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब हम स्टेजेस की बात कर लेते हैं और फिर टाइप्स को भी हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। अगर हम स्टेजेस की बात करें तो कोलैबोरेशन के अंदर भी हमारे पास जो है तीन तरह की स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हमारे पास एक प्री राइटिंग होती है। प्री राइटिंग स्टेज के अंदर भी ब्रेनस्टॉर्मिंग, गैदरिंग आइडियाज़ और प्लानिंग की बात होती है। और इस फर्स्ट स्टेज के अंदर जो लर्नर्स हैं, अगर हम टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन की बात करें तो वो ग्रुप्स की शक्ल में जो है लर्नर्स काम करते हैं। ग्रुप डिस्कशन इसके अंदर शामिल होती हैं और सजेशंस एडवाइसेस गिवन बाय द टीचर। तो लर्नर्स जो हैं वो ग्रुप्स की शक्ल में एक दूसरे से भी जो है डिस्कशन करते हैं और जहाँ पे वो स्टक हो जाएं वो टीचर से भी जो सजेशंस हैं या एडवाइसेस हैं वो ले सकते हैं। तो कोलैबोरेशन की अगर दूसरी स्टेज की बात की जाए तो वो वॉइस राइटिंग की होती है स्टेज, जिसके अंदर जो लर्नर्स हैं वो एक मुसव्वदा तश्कील देते हैं जो भी राइटिंग टास्क उनको दिया जाता है। और इसके अंदर अगर हम कोलैबोरेशन की बात कर लें दूसरी स्टेज में तो इंडिविजुअल राइटिंग बाय ईच स्टूडेंट फ्रॉम अ ग्रुप पेयर आफ्टर द डिस्कशन। तो डिस्कशन खत्म होने के बाद चाहे वो पेयर की शक्ल में हो या ग्रुप की शक्ल में हो या टीचर की तरफ से दी जाने वाली हदायत की शक्ल में हो, वाइल राइटिंग स्टेज में इंडिविजुअली तौर पर हर स्टूडेंट जो है वो लिखता है। पोस्ट राइटिंग स्टेज हमारे पास एवेलुएशन होती है, यानी कोलैबोरेशन के अंदर भी लास्ट स्टेज हमारे पास पोस्ट राइटिंग से रिलेटेड है। यानी कि इसके अंदर जो पीयर रिव्यू होता है, बच्चे जो है ग्रुप्स की शक्ल में जो काम कर रहे थे शुरू में उन्हीं मेंबर से जो है रिव्यू करवाते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, अपनी गलतियां शेयर करते हैं और जो एरर्स होते हैं वो टीचर जो है वो उनको करेक्ट करते हैं। और लास्ट स्टेज के अंदर जब एरर करेक्शन की बात आती है इसके अंदर दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले ये बात है कि हमारे पास अप्लाइड इन द पोस्ट राइटिंग स्टेज इट मे बी डिफ़िकल्ट, यानी कि जो टीचर होता है उसके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है कि वो जो बच्चों ने एरर्स किए हैं उनको वो करेक्ट करे। इसके अंदर दो बातें कौन सी हैं? पहली बात ये है कि अगर टीचर जो है हद से ज़्यादा गलतियाँ निकाल देता है तो जो बच्चों ने काम किया होता है, जो बच्चों ने एफर्ट की होती है, तो वो उसके अंदर जो इंटरेस्ट है लेसन के अंदर बच्चे उसको लूज़ कर सकते हैं, बच्चे इसको नापसंद कर सकते हैं और बच्चों की जो दिलचस्पी है वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर जो टीचर है वो गिनती की 1-2 गलतियाँ निकालता है तो फिर भी जो बच्चे हैं वो मतलब उनकी जो मेहनत है, जो उनकी सारी कोशिश थी वो उसको जो है वेस्ट कंसीडर करेंगे कि टीचर ने तो ध्यान ही नहीं दिया हमारे काम की तरफ, जस्ट 1 या 2 जो है गलतियाँ हैं हमारी निकाली हैं। तो अगर हम बात करें कि टीचर्स किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं एरर्स को, तो ये हमारे पास कुछ 5 पॉइंट्स हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास के टीचर जो है वो एक डिफरेंट कलर यूज़ कर सकता है अंडरलाइन करने के लिए। सेकंड है हमारे पास करेक्ट एरर्स बाय राइटिंग द करेक्ट फॉर्म इन देयर प्लेस। तो सीधा-सीधा जो गलती है उसकी जगह पे टीचर जो है उसको कट करके उसके ऊपर गलती को दुरुस्त करके लिख सकता है। तीसरा हमारे पास के टीचर जो है कोड्स इस्तेमाल कर सकता है। अगर किसी जगह पे वोकैब्युलरी का एरर आया है तो टीचर जो है वोकैब्युलरी ठीक ना करे बल्कि उसके ऊपर जस्ट निशानदही कर दे वोकैब्युलरी की। अल्टरनेटिवली पुट अक्रॉसेस इन द मार्जिन फॉर द नंबर ऑफ एरर्स इन ईच लाइन, लर्नर्स देम ट्राई टू आइडेंटिफाई द एरर्स एंड करेक्ट। यानी कि एक लाइन के आगे टीचर लिखते 2, 3 या 4 बच्चे समझ जाएंगे कि इस लाइन के अंदर हमारे पास 3 गलतियां हुई हैं, 4 गलतियां हुई हैं। 5वें नंबर पर है पुट स्टूडेंट्स इनटू पेयर ग्रुप्स, दे करेक्ट ईच अदर्स वर्क यूजिंग वन और मोर ऑफ द टेक्निक्स अबव। तो यहाँ टीचर जो है वो खुद कुछ भी ना करे बल्कि बच्चों को एक ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद एक ग्रुप का काम दूसरे ग्रुप को दे दे और जो ग्रुप्स हैं क्लास में वही जो स्टूडेंट्स हैं वही एक दूसरे के जो काम के अंदर एरर्स हैं उनकी निशानदेही करें या उनको करेक्ट करें। और इसके अंदर भी वही बात आ जाएगी कि जब बच्चे एक दूसरे की गलतियां निकाल रहे होंगे तो वो टीचर के साथ वर्क जो है वो शेयर कर सकते हैं और टीचर की हेल्प ले सकते हैं। तो ये कोलैबोरेशन थी
उसके अंदर हमने 3 स्टेजेस को देखा और कोलैबोरेशन की जो टाइप्स हैं उनको भी हमने डिस्कस किया। हमने ये भी जाना कि टीचर ने जब एरर्स को करेक्ट करना है तो बेहद ज़्यादा गलतियाँ भी नहीं निकालनी कि बच्चे डिसहार्ट हो जाएँ, और 1 या 2 गलतियाँ भी नहीं निकालनी कि बच्चे अपने काम को वेस्ट कंसीडर करें। अब हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेटिव राइटिंग की। व्हेन वी थिंक अबाउट कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग वी ऑफन थिंक ऑफ स्पीकिंग एक्टिविटीज़। तो जब हम कम्युनिकेटिव राइटिंग की बात करते हैं हमारे जहन में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो स्पीकिंग एक्टिविटीज़ का आता है, यानी कि कम्युनिकेटिव राइटिंग के अंदर बोलने की सरगर्मियाँ मौजूद होंगी। तो अभी आपको एक क्लासरूम की पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। नेक्स्ट हमारे पास एक अगेन सेम पिक्चर है जिसके अंदर टीचर जो है पढ़ा रही थी और फिर बच्चे जो है आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। इफ़ अ टीचर सेज अ वर्ड एंड द क्लास रिपीट्स इट, इफ अगर टीचर जो है कोई लफ्ज़ कहती है और क्लास उसके पीछे उसको दोहराती है, लर्नर्स आर स्पीकिंग बट दे आर नॉट येट कम्युनिकेटिंग। तो इसमें लर्नर्स जो है वो बोल तो रहे हैं लेकिन इसको हम जो है कम्युनिकेशन नहीं कह सकते, यानी कि इसको आप जो है एज अ ड्रिल टेक्निक कह सकते हैं। इट्स ओनली कम्युनिकेशन इफ द लर्नर इज सेइंग समथिंग मीनिंगफुल एंड इफ समबडी एल्स अनदर लर्नर लिसन्स एंड अंडरस्टैंड्स। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप टीचर के पीछे पीछे नहीं बोलते, बल्कि टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन किया और बच्चे जो है उसका रिस्पॉन्स करते हैं इन अ मीनिंगफुल वे। तो इस तरह से हम इस डिबेट को जो है हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो however we should also think of writing in the same way. If our learners write without a reason they are not communicating, they are only practicing. तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम राइटिंग के अंदर लेकर जाएं तो अगर हमारे लर्नर्स जो है विदाउट एनी रीज़न जो है कुछ लिख रहे हैं तो वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे, वो जस्ट अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर आपने बच्चों को कोई टास्क दिया है और उसी टास्क को फॉलो अप करते हुए स्टूडेंट जो है वो कुछ लिखते हैं, अपना जो आइडिया है अपना जो थिंकिंग है उसको पेश करते हैं, तो इसको हम कम्युनिकेशन के अंदर कंसीडर करेंगे। लास्ट में हम बात कर लेते हैं समरी की। तो इस यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले हमने जो बात सीखी वो राइटिंग स्टेजेस थी। राइटिंग स्टेजेस 3 तरह की होती हैं, प्री, वाइल और पोस्ट राइटिंग। इनका तफसीली तारुफ हमने इस यूनिट में डिस्कस किया। दूसरे नंबर पर हमने जो चीज़ सीखी वो कोलैबोरेशन थी। किसी भी राइटिंग प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट्स जो है 3 तरह से कोलैबोरेट कर सकते हैं, या तो वो पेयर की शक्ल में करेंगे या फिर वो ग्रुप्स की शक्ल में करेंगे जिसके अंदर 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं, और तीसरी जो किस्म थी उसके अंदर टीचर भी जो है इस कोलैबोरेशन के अंदर शामिल हो जाता है, यानी कि बच्चे आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं और साथ में टीचर भी उनकी हेल्प कर रहा है। तीसरे नंबर पर था हमारे पास एनालाइज्ड हाउ द टीचर कैन मेक लर्निंग इवन मोर प्रोडक्टिव थ्रू प्रॉम्प्टिंग एंड डिलेड एरर करेक्शन टेक्निक्स। हमने एरर करेक्शन की टेक्निक्स देखी। टीचर जो है इतनी भी ज़्यादा गलतियाँ ना निकाले कि बच्चे जो है डिसहार्ट हो जाएँ, और जस्ट जो है 1 या 2 गलतियाँ भी ना निकाले कि बच्चे यही समझें कि टीचर को इंटरेस्ट ही नहीं था हमारे काम के अंदर, जस्ट टीचर ने जो है जान छुड़ाई है। और टीचर ने हमने 5 से 6 पॉइंट्स को डिस्कस किया किस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स के साथ टीचर जो है एरर को करेक्ट कर सकता है। सेकंड लास्ट हमारे पास कंसीडर्ड हाउ क्लासरूम राइटिंग टास्क कैन चैलेंज लर्नर्स टू कम्युनिकेट नॉट जस्ट प्रैक्टिस राइटिंग। तो हमने सीखा कि अगर जो कम्युनिकेशन है, टीचर एक बात कहता है और टीचर की बात के पीछे बच्चे उस बात को दोहराते हैं, तो ये कम्युनिकेशन नहीं होगी। हमने इसको भी तफसील से देखा। लुक्ड एट वेज राइटिंग कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑडियंसेस एंड पर्पसेस। हमने ये भी जाना कि क्लास में बच्चों के डिफरेंट जो माइंड लेवल्स होते हैं, हर बार सेम टेक्निक जो है वर्क नहीं करेगी। ये छोटा सा एक ओवरव्यू था, छोटा तो नहीं कहना चाहिए, आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो फ्रूटफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूं मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।